औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। नाम है इसका बायोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 1। बायोकेमिस्ट्री नाम से जाहिर है बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री में चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो here we will study, or simply we consider we are going to study the chemistry of life। जिंदगी की हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, इसके अंदर जो हमने चीजें पढ़नी है, टोटल 5 चीजें, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, टोटल 5 चीजें उनके वजूद में मौजूद हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, बायोपॉलीमर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स एंड एट द लास्ट विटामिन्स। ये 5 चीजें हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है और पांचों के अंदर सेम हेडिंग्स होंगी, डिफाइन करेंगे, फिर हम उनके फंक्शंस को देखेंगे, फिर हम उनके टाइप्स देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, यूजेस देखेंगे। बस हर एक में यही चीज। अगर आपको इसका समझ आ गया, आपका पूरा चैप्टर तैयार होगा। अब जैसे मैंने बात की है कि कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स की स्टडी करेंगे, लिपिड्स की स्टडी करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, विटामिन्स की स्टडी करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या, इसी से बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको क्या कुछ याद है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो क्या बच्चा बताना चाहे? The monomers and polymers of aldehyde and ठीक ketones। ठीक है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के मोनोमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं। अच्छा जी, एल्डिहाइड्स और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्साइड्स हैं। अगर किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो कार्बन एटम चेन होती है, उसके ऊपर आप क्या लगा दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगाना शुरू करें, तो जो कंपाउंड वजूद में आएगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। नहीं समझ आया? दे आर कॉल्ड द हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो ये डेफिनेशन है उनकी, आप उनकी कैटेगरीज देखेंगे। तो पहले कह रहा है लाइफ रिक्वायर्स एनर्जी। हमारी जिंदगी को क्या जरूरत है? एनर्जी की, तवानाई की। वेयर दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहां से आती है ये तवानाई? Can you use the energy of the sunlight directly to perform the all life activities? क्या आप सन से आने वाली जो लाइट है, जो एनर्जी है, आप उसे डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने काम में लेके आ सकते हैं? तो जवाब है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करते हैं? असल में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो सूरज से एनर्जी आई हुई है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल उस एनर्जी को फ्रॉम द सन, दिस एनर्जी, एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर उन्होंने सवाल पूछा हो तो जवाब क्या भाई? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों से एब्जॉर्ब की, स्टोमेटा से एब्जॉर्ब की, और रूट से क्या एब्जॉर्ब किया? वेरी गुड, वेरी ग्रेट। और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा? अच्छा बच्चे देखो, इधर से सिर्फ कार्बन ली जाती है। ग्लूकोज में कितने कार्बन के एटम्स होते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपको 6 कार्बन देंगे, और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन के साथ मिलकर आपको क्या देते हैं? C6H12O6। साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई थी, प्लांट्स ने क्या किया? उसे ग्लूकोज के अंदर मैकेनिकल बॉन्ड में स्टोर कर दिया। अब ये ग्लूकोज हम क्या करते हैं? यही काम अब हमारी बॉडी में होता है, ये वाला काम। हम खुराक के जरिए से जो रोटी हम खाते हैं वो ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स हैं, और बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और डीकम्पोज कर देते हैं इस ग्लूकोज को वापस कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और पानी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है, 6 ऑक्सीजन मिल रहा था,
ग्लूकोज का एक मालिक्यूल, 6 ऑक्सीजन मिलेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और अगेन कितना 6 वाटर मालिक्यूल्स हम छोड़ देते हैं, और साथ हमें वो एनर्जी मैं कह रहा हूँ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हमें एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी जो हम यूटिलाइज करते हैं, हम भागते हैं और काम करते हैं, ये वाली एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा मामूलात की कामों में, प्रॉब्लम कुछ समझ आ गया। तो ये बात है जी जो आपको समझाने की मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था। ये फोटोसिंथेसिस, ये अच्छा ये समझ को क्या कहते हैं, उर्वल बता दें इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये तो फोटोसिंथेसिस था ना, जिसे ग्लूकोज मिला आपको, इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ग्लूकोज के मालिक्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर, असल में ये बर्निंग हो रही है ग्लूकोज के मालिक्यूल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। कुछ लोग रिस्पायरेशन को सांस लेने का अमल कहते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन में असल में ग्लूकोज का मालिक्यूल तोड़कर हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। सांस लेना इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है, बट देयर वी गेट इन आवर, हम या तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं या ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। समझ आ नहीं यार? तो ये बच्चे चीजें थी, तो ये अब आपने समझ लिया कि कहता है प्लांट्स ट्रैप दिस एनर्जी एंड कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और यू नो बाय फोटोसिंथेसिस। दे स्टोर, कौन स्टोर करते हैं? प्लांट स्टोर करते हैं किसको? एनर्जी को। जो प्लांट्स हैं दे स्टोर दिस एनर्जी, वो इस एनर्जी को महफूज कर देते हैं इन सब्सटेंसेस मादाजात में, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, या आपका कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन है। ये जो हमने लिखा C6H12O6, असल में इसका जो फार्मूला वो ये है कि 6 कार्बन थे और पानी के भी 6 मॉलिक्यूल्स थे, ये मिले, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो देयरफॉर दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स। प्रॉब्लम किसी को? सो प्लांट्स क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर देते हैं, महफूज कर देते हैं मादा जात में, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं या लिपिड्स कहते हैं। वी नीड दीज कंपाउंड्स फॉर आवर एग्जिस्टेंस, फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। आवर डाइट शुड इंक्लूड, ये न्यूट्रिशन क्या होती है? ग़िज़ाइयत। हाँ, तो एक मुनासिब किस्म की ग़िज़ाइयत के लिए जो हमारी खुराक है शुड इंक्लूड, उसके अंदर शामिल होने चाहिए बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। We also need adequate amount of vitamins, हमें vitamins की भी जरूरत होती है, मिनरल्स, मादनियात की भी, फाइबर्स की भी जरूरत होती है। Some compounds found in every living cell serve as the, अब ये अभी क्या था, उन्होंने बात की 4 जो भी हमने कंपाउंड्स की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की, ये तो हमारी खुराक में यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं। बट कुछ कंपाउंड्स या कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं कि वो बच्चे हमारे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशंस को, हमारी फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। सम कंपाउंड्स फाउंड इन एवरी लिविंग सेल सर्व एज द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर्स, वो इंफॉर्मेशन और उनको कंट्रोल करने वाले सेंटर्स के तौर पर अमल कर रहे होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, उनके अंदर अपने आप को दोबारा बनाने की, अपने आप को पैदा करने की, ये कह सकते हो डुप्लीकेट करने की सलाहियत मौजूद होती है। पहली बात, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये बताएंगे कि हाँ जी ये जो सेल है ये एक गधे का, ये एक आम के दरख्त का, या एक इंसान का, या एक बंदर का, या एक बकरी का, ये कौन बताएगा आपको? ये वाले मॉलिक्यूल जिनकी अब हम बात करने जा रहे हैं। व्हाट आर दीज कंपाउंड्स? दीज आर द न्यूक्लिक एसिड्स। This chapter will enable you to recognize these important compounds. ये बाब, ये चैप्टर, ये यूनिट will enable, ये काबिल बनाएगा you आपको to recognize, कि आप शिनाख्त कर सकें, तस्लीम कर सकें these important compounds, इन अहम किस्म के मरकबात को। लो जी, कार्बोहाइड्रेट से बात शुरू होगी, तो पता तो चल गया कि जो 4 कंपाउंड्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थी, लिपिड्स थे और विटामिन्स थे, वो तो हमारी बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स का, इंफॉर्मेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर दोनों का काम करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जी? मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट हैव न्यूमरस, हमने ये कहा, यहाँ तक कहा, ठीक कहा कि ये मोनोमर्स हैं या पॉलीमर्स हैं कीटोन्स के। अब आगे ये भी बताएं कि दैट हैव, जिनके साथ मौजूद होते हैं न्यूमरस, कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू द
them are called carbohydrates. ये आपकी बुक में डेफिनेशन होगी. The polyhydroxy compounds of aldehydes and ketones. के एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ आप क्या लगा दें, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, तो जो नया कंपाउंड मौजूद में आएगा, दे आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स. और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. प्रॉब्लम जो पसंद हो कर. अब आप खुद सोचें कि पहले ही उनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है या कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, बाहर से कौन सा ग्रुप हो रहा है, हाइड्रोक्सिल. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके अंदर कितनी किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 किस्म के. एक तो कीटोनिक या एल्डिहाइडिक और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ये लिखा हुआ है. कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है जो या तो एल्डिहाइड की फॉर्म में होगा या कीटोन की फॉर्म में होगा. दूसरा कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल. कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी बेसिस, जो कार्बोनाइल ग्रुप की बेसिस के ऊपर उनकी कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं. मैंने पहले बताया कि वो कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा. तो याद रखिएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स जिन्हें एल्डोसिस भी कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जिन्हें कीटोसिस भी कहते हैं. तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप हो, दे आर द कीटोसिस, और जिनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो, दे आर कॉल्ड द एल्डोसिस. कुछ एल्डोस शुगर्स होंगे, कुछ कीटो. ठीक है. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है, अब आगे हम उनको देखते हैं. कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे ज्यादा कसरत में, अबंडेंट का मतलब कसीर मिकदार में पाई जाने वाली जो एक क्लास है, कैटेगरी है, यह एक जमात है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बोहाइड्रेट्स है द जनरल फार्मूला, मैंने भी लिख के दिया था कि C6 और H2O के साथ भी मैंने 6 डाला था. इसका इनके जनरल फार्मूला क्या होता है, CxH2O. बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला they are said to be the hydrates of carbon. मतलब there are water molecules that are attached to carbon, so therefore they are the hydrates of carbon. Problem, hydrate mean water, so these molecules contain the water molecules contain with the are attached with the carbon atoms. The formula suggests that, ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि they are the hydrates of carbon. ठीक है, with few exceptions, लेकिन कहीं कहीं आपको इसकी एक्सेप्शन भी मिलेगी, कहीं कहीं से आपको इख्तलाफ भी मिलेगा. तो रिकॉल दैट, आप थोड़ा सा याद कीजिए, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. ये अभी हमने इक्वेशन लिखे थे. प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द लाइट, वो लाइट जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर यूटिलाइज आगे किया जाता है क्या करने में, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में. So plants convert the glucose into starch and cellulose. अब plants ने ग्लूकोज तैयार किया, ये C6H12O6. अब कुछ ग्लूकोज को वो यूज करते हैं अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. और बाकी क्या होता है, जो बाकी ग्लूकोज है वो उसको स्टोर कर लेते हैं. किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और सेल्यूलोज. अब प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगे. अगर यही ग्लूकोज किसी जानवर की बॉडी में चला जाए और वहां पे एक खास हद से इसकी मिकदार बढ़ जाए, तो जो एनिमल्स हैं वो भी इसको स्टोर करते हैं, इसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देते. किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टोर नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे. तो ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट्स को एनिमल्स अपनी बॉडी में जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन. और प्लांट्स जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्च. दाने जो हम खा रहे हैं, गंदम के, मकई के, चावल, ये सारे के तरह के ये स्टार्च. समझ आ लिया. तो ये वो स्टोर्ड ग्लूकोज है जो पौधों ने, जो उनकी कहते हैं उनकी जरूरियात से ज्यादा था, तो उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ आपको ग्रेन्स स्टोर करके दे दिए. सेलुलोज. कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट हैव न्यूमरस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू देम. ये भी हम पीछे बात करके आ रहे हैं डेफिनेशन में. ये एक चार्ट है, इसके अंदर देखें जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं. क्या कैटेगरीज हैं, या तो मोनोसैकेराइड्स होंगे, डाइसैकेराइड्स होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स होंगे या पॉलीसैकेराइड्स होंगे. अब मोनोसैकेराइड्स के 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट होगा उनके अंदर, सिंपल शुगर्स भी कहते हैं इन्हें. डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ओलिगो में
2 से लेकर, ये डाइसैकेराइड इसमें ओलिगो में शामिल है, इनमें 2 से लेकर 9 तक आपकी बुक पे यहाँ 10 तक भी लिखा हुआ है। ये रैफिनोज इसकी एग्जांपल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आपके पॉली सैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं। अब मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये आपके डाइसैकेराइड्स की, जो कि ओलिगोसैकेराइड्स हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। प्रॉब्लम किसी को तो ये, अब जब आपने टेबल ही देख लिया तो आपको पता चल गया कि हाँ जी इनकी टास्क कितनी बनने वाली है। और मजे की बात बताऊं, आपके पास अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो वो दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं और एक पॉलीमर बना देते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। समझ आया नहीं यार कि इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये इनका स्ट्रक्चर है, ये याद रहा, यहाँ देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये, अब अगर ये आपका ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, ये आपस में मिलेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना OH देगा और ये अपना H देगा और ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, डाइसैकेराइड बनाएंगे और पानी का एक मॉलिक्यूल खारिज करेंगे। इनके दरमियान लिंकेज जो है वो एस्टेब्लिश होगी। तो इस तरह डाइसैकेराइड, फिर ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इस तरह काम आगे चलेगा। समझ आया नहीं है? तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से रिमूव करते हैं। एक मॉलिक्यूल OH ग्रुप देता है, दूसरा H ग्रुप देता है, और फिर जहां से H रिमूव होता है और दूसरी जगह से OH रिमूव हुआ, दोनों को बॉन्ड बनाने की जरूरत है, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स वहां से जुड़ते हैं और आपको डाइसैकेराइड्स मिलते हैं और पानी के एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो ये इस तरह बनते हैं जी आपके। अब इसी बेसिस के ऊपर आपको पता है, जब आपके 2 मोनोमर्स मिलेंगे, आपको 2 मोनोमर्स मिलेंगे और आपको एक डाइसैकेराइड या एक पॉलीमर मिलेगा, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, वापस अगर आपने उस पॉलीसैकेराइड को या ओलिगोसैकेराइड को चेंज करना हो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो आपको क्या देना पड़ेगा? वाटर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स वापस जाकर रिएक्ट करेंगे उन पॉइंट्स के साथ जहां पर वो लिंकेज बनी हुई है, जहां से पहले एक H और एक OH रिमूव हुआ था। वाटर मॉलिक्यूल में H भी होता है, OH भी होता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा, जिस जगह से H रिमूव हुआ था उसको H दे देगा, जगह से OH रिमूव हुआ था उसको OH दे देगा, तो अब वापस आपको दोनों मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, मींस रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स दे दें, ठीक है, वो या तो पॉलीसैकेराइड्स होंगे या ओलिगोसैकेराइड्स होंगे। डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन ही नहीं करते, दे आर सेड टू बी द मोनोसैकेराइड्स। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, मतलब वो पहले ही सिंपल है, उसने कोई वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट ही नहीं किया, किसी दूसरे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से मिला ही नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ पानी रिएक्शन कैसे कर लेगा? तो जो डेफिनेशन बनती है मोनोसैकेराइड्स की वो ये है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज ना हो सके, जो वाटर से रिएक्ट करके आपको 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड ना करें, दे आर सेड टू बी द मोनोसैकेराइड्स। सिंपल। तो ये मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन है। Those carbohydrates which cannot be hydrolyzed are called monosaccharides. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें monosaccharides कहा जाता है। Are those carbohydrates which cannot be decomposed by hydrolysis to give simple carbohydrates are called monosaccharides. कुछ एग्जांपल्स मैंने आगे लिखी हुई हैं इनकी, ये चेक करें। ये आपका सुक्रोज है। अब सुक्रोज कैसे बना? एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, ये कीटोनिक शुगर है, ये एल्डिहाइडिक शुगर है, दोनों में ये फर्क है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क, समझ आया? तो ये दोनों जब मिलते हैं और एक पानी का वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करके ये क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। देखो असल देखो, 2 मिलेंगे तो आना क्या चाहिए था? C12 H24 और O12 आना चाहिए था ना, वैसे तो ये आना चाहिए था, लेकिन असल में हुआ क्या? इन दोनों ने मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से रिमूव किया, तो इस मॉलिक्यूल में भी एक बॉन्ड की जगह बच गई और इसमें भी बच गई, तो क्या हुआ? ये कन्वर्ट हुआ C12 के कार्बन तो रिमूव ही नहीं हुआ,
H22 क्योंकि 2 H रिमूव हो चुके हैं पानी की शक्ल में, और O11 हो गया, एक ये आपको सुक्रोज मिल गया। तो सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड दैट इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इन दोनों की एलिमिनेशन से, इन दोनों से पानी के एक मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने से जो आपको डाइसैकेराइड मिल रहा है या ओलिगोसैकेराइड दैट इज द सुक्रोज। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड दैट इज obtained by the elimination reaction of glucose and fructose। फिर आपके पास लैक्टोज है, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज के मिलने से बनेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिले सुक्रोज मिला, ग्लूकोज लैक्टोज मिले तो आपको लैक्टोज, गैलेक्टोज मिले तो लैक्टोज मिल गया। फिर माल्टोज क्या है, दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलेंगे, आपको माल्टोज मिलेगा। ठीक, समझ आ नहीं है? ये बच्चे हमारे पास ये हाइड्रोलाइसिस हो रही है कि वापस आप क्या कर रहे हैं, ये पानी का है H और OH की फॉर्म में, जिस मॉलिक्यूल से OH रिमूव हुआ उसको OH दे देगा, जिससे H रिमूव हुआ उसको H दे देगा। ठीक, बात समझ आई? वापस आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाइड्रोलाइसिस कि here the water molecule is reacting with the disaccharide and again giving you back the original molecules जो आपस में पॉलीमराइज हुए थे, जिन्होंने आपस में रिएक्शन किया था। ठीक है, सो ये बच्चे हमारे पास डेफिनेशन थी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, दे आर सेड टू बी बट दे आर द मोनोसैकेराइड्स। नोट क्या जी, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बड़ी मजे की बात करने लगे, वो या तो मोनोसैकेराइड होते हैं या मोनोसैकेराइड में चेंज किए जा सकते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस। अब बात समझ आई? पॉलीसैकेराइड्स को भी तो मोनोसैकेराइड्स में चेंज किया जा सकता है ना, तो ये लिखा हो all the carbohydrates are monosaccharides or can be converted to monosaccharide by hydrolysis। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या? अब मजे की बात, आपने खुद नोट में पढ़ लिया कि या तो मोनोसैकेराइड्स होंगे, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। अगर हाइड्रोलाइसिस से मोनोसैकेराइड में चेंज हो सकते हैं तो बच्चे याद रखिएगा कि एक कार्बोहाइड्रेट अपनी हाइड्रोलाइसिस पे और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे आपको कितने मोनोसैकेराइड्स दे रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड की, जिनको ओलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं और पॉलीसैकेराइड्स। अगर तो हाइड्रोलाइसिस पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं तो दे आर द ओलिगोसैकेराइड्स। और अगर 10 से लेकर 1000 तक या उससे भी ज्यादा आपको मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस पे तो दे आर द पॉलीसैकेराइड्स। प्रॉब्लम ये बात की, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स पहले पढ़ेंगे। तो द जनरल फार्मूला फॉर द मोनोसैकेराइड इज CH2ON। N 3 से लेकर 6 तक हो सकता है। क्या 3 से लेकर 6 तक हो सकता है? मतलब मोनोसैकेराइड जो है उनके अंदर 3 से लेकर 6 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 6 ही होंगे, आपने तो 6 वाला पढ़ा ना आज तक। नहीं, मोनोसैकेराइड्स के अंदर कार्बन के एटम की तादाद कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 6 तक हो सकती है। अब आपको पता चलेगा कि मोनोसैकेराइड में 3 से लेकर 6 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू सम कैटेगरीज। वो क्या है पढ़ लें जरा। सो द जनरल फार्मूला फॉर द मोनोसैकेराइड इज CH2O where N varies from 3 to 6 carbon. N is the number of carbon atoms. So monosaccharides contain 3 to 6 carbon atoms. Monosaccharides are further classified on the basis of carbon atoms in the molecule as trioses, tetroses, pentoses और hexoses। और जो ट्राइओसिस होंगे 3 कार्बन एटम्स होंगे, जो टेट्रोसिस होंगे उनमें 4 होंगे, पेंटोसिस में 5 6। Now जी, monosaccharides, the two most familiar monosaccharides are glucose and fructose। ठीक है, अब दोनों में हो सकता है आपसे कोई बंदा पेपर में फर्क पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। समझ आया? टेबल बना लोगे ना जी? टेबल बना लोगे ना, तो एक आपने टेबल में बताना है कि जो ग्लूकोज है वो, अब जरा चेक करें, यहां पे खुद चेक करें बच्चे, खुद चेक करें। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये ग्लूकोज है।
कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे एच लगा हुआ है एंड एक एंड पे, बिल्कुल एंड पे है ना, एक साइड पे एच है, दूसरी साइड पे सी है, और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे सी है, दूसरी साइड पे भी सी है। तो जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटो हेक्सोज है, और जो आपका ग्लूकोज है वो एल्डो हेक्सोज है। ये एल्डिहाइडिक शुगर है, ये कीटोनिक शुगर है। पहला फर्क समझ आया? नहीं समझ आया? पहले डिफाइन करना, आपने कहना कि ग्लूकोज इज द पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज इज द पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। समझ आ नहीं है? क्लियर हो गया? ग्लूकोज कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप बट कीटोन सॉरी फ्रुक्टोज कंटेन द कीटोनिक ग्रुप। फिर कहना ग्लूकोज इज द एल्डो हेक्सोज, ठीक है, और जो कीटो जो आपका फ्रुक्टोज है वो कीटो हेक्सोज है। फिर फर्क आते जा रहे हैं ना, ये बुनियादी फर्क लिखते जाना, अगर डिफाइन करना तो फर्क देते जाना, और आखिर पे एक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। 6 कार्बन एटम्स की चेन बनानी है और वहां पे छठे के साथ ऑक्सीजन लगा देना है, ग्लूकोज में डबल बॉन्ड कार्बोनाइल बना देना है, और वहां 5वें के साथ चेक कर लें, बस इतना। मैं साहब मैं आपको समझा देता हूँ ना, तो आपको फिर बात समझ आ जाएगी। कार्बन एटम्स की चेन बनानी 6 पूरे हो गए। अगर तो आपने एल्डिहाइडिक बनाना है ग्लूकोज तो यहाँ पे एक एच लगा दें, ठीक है। बाकी इधर चेक करें अल्टरनेटिवली, एक साइड पे OH एक साइड पे H, H OH H OH। अब देखो यहाँ पे दिस इन दिस वे यू आर अरेंजिंग द, ठीक है, इस तरह आपने अरेंज कर देना, इंसर्ट करें बस यहाँ पे OH H OH, ठीक है, इन दिस वे अरेंज HOH, और यहाँ पे आखिर पे आपको 2 H लगाने होंगे इस साइड, ठीक है, क्योंकि आखिरी 3 वैलेंसियां खाली होती हैं। सिमिलरली अगर यूं है तो इसके साथ नहीं, इसके साथ 5वें वाले के साथ, और यहाँ OH ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो समझ आ गया? तो ये बता रहे हैं, लेकिन मजे की बात दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, C6H12O6। So the two most familiar monosaccharides are glucose and fructose. Both have molecular formula C6H12O6. Is a glucose pentose? क्या ग्लूकोज जो पेंटोज है? पेंटोज का मतलब जिसमें 5 अभी पीछे था क्या 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो इसमें तो 6 हेक्सोज है। तो ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितने 5 है, पेंटा हाइड्रोक्सी ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 है, तो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, व्हेरेas फ्रुक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बट वो है हेक्सोज, नीचे लिखा हुआ है एल्डो हेक्सोज, ठीक है। तो देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज, वो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। They are called simple sugars, monosaccharides. Some monosaccharide molecules can rotate the plane polar light to right clockwise. They are called the dextrorotatory. Dextrorotatory भी कहते हैं और dextrose sugars भी कहते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। आपको याद है हमने कहा था कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। समझ आ नहीं है? बात मेरे बात से सुनिएगा, यहाँ इस शक्ल से आपको ज्यादा समझ आएगा। देखें ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं ये अनपोलराइज्ड लाइट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाइब्रेशंस भी हो रही हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी वाइब्रेशंस हो रही हैं। जब लाइट किसी प्लेन पे आके टकराती है ना, ठीक है, तो एक साइड की एक डायमेंशंस की वाइब्रेशंस खत्म हो जाती हैं और एक साइड की डायमेंशंस क्या बच जाती हैं। तो ऐसी लाइट को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। समझ आ नहीं है? ये जमीन के साथ हो रहा है। अब बाल का जो लाइट किसी सोर्स से आपको मिल रही होती है वो पोलराइज्ड है, हम उसे पास करवाते हैं किसी मटेरियल से, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर सारे एटम्स एक ही डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहे हैं।
लाइट जब उससे पास होती है तो जो दूसरी डायमेंशन में वाइब्रेशन होती है वो पास नहीं होती, वन डायमेंशनल वाइब्रेशन पास होती है, लाइट पोलराइज हो जाती है। तो ये आपका एक फिल्टर है, यहां से आपकी अनपोलराइज लाइट आ रही है, आपको नजर आ रहा है, जैसे इस फिल्टर से पास होगी पोलराइज होगी। अब बच्चे ये आपका सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन, जैसे मीठे गिलास का आपने चीनी डाल के पानी बना लिया, तो जैसे ये बच्चे ये पोलराइज लाइट यहां से पास होगी, हालांकि ये वर्टिकली वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इससे पास होने के बाद ये रोटेट कर जाएगी। मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? जी। समझ आया? तो ये इसकी डायरेक्शन आप प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये थी, द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन हैज बीन रोटेटेड, ये रोटेट हो गया। हालांकि था वर्टिकल, अब क्या हुआ? रोटेट हो गया, नीचे हो गया। समझ आ नहीं आया? तो अगर याद रखना, ऐसी शुगर्स जिनके सॉल्यूशन से पास होने के बाद जो पोलराइज्ड लाइट है उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट कर जाए। अब हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो पोलराइज्ड लाइट वेव्स आर लाइट वेव्स इन व्हिच वाइब्रेशंस अकर इन सिंगल प्लेन। ये डेफिनेशन है, यहां से डेफिनेशन बन रही है। अगर आप देखें ये लाइट वेव्स, यहां से कर लें डेफिनेशन, लाइट वेव्स इन व्हिच वाइब्रेशंस अकर इन वन इन सिंगल प्लेन are called या is called polarized light. Polarization के the process of transforming the unpolarized light into polarized light is known as polarization. ये अब आपके सामने अनपोलराइज लाइट आई थी, फिल्टर से पास हुई, पोलराइज हुई, जैसे इधर से अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है ना, उधर क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था ना घड़ी की सुइयों की सिल में, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये इसका वर्टिकल प्लेन था लेकिन अब वो प्लेन रोटेट कर गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो ये कंपाउंड दैट रोटेट लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उनको डिजिग्नेटेड बाय द साइन पॉजिटिव बिफोर द एंगल। जब एंगल पॉजिटिव होगा तो वो क्या? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वो कंपाउंड्स या वो शुगर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को करते हैं क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वो लीवर रोटेटरी। बात समझ आई? तो ये आपके पास चीज आ गई। आगे सारा कुछ लिखा हुआ, कंपाउंड दैट रोटेट द लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डिजिग्नेटेड बाय द पॉजिटिव साइन बिफोर द एंगल। जो ये एंगल वो बन रहे हैं यहाँ पे, आपने मेजर कर लेना ये वाला एंगल। आगे जाएंगे आपको पता चलेगा इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में। सो उसके बाद के कंपाउंड दैट रोटेट द लाइट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड लीवर रोटेटरी, डिजिग्नेटेड बाय द नेगेटिव साइन बिफोर द एंगल। ठीक है, तो ये अब आपको ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, और वो ये वाला कौन सा? ये लीवर रोटेटरी है, और वो कौन सा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और डेक्स्ट्रोज शुगर्स। मोनोसैकेराइड्स और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जो चीनी आप खाते हैं वो मोनोसैकेराइड नहीं है, ख्याल करना, सुक्रोज है वो। तो मोनोसैकेराइड्स भी जो होते हैं ना व्हाइट कलर के होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग। अब रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन तो याद है ना, रिडक्शन में क्या होता है, मैंने आपको सारा बताया था, मतलब दूसरे की रिडक्शन करेंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट आपने फर्स्ट 9th क्लास में पढ़ा था। सो स्टडी टेक्नोलॉजी एंड साइंस जी 5% मास बाय वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका? मतलब 5 ग्राम क्या होगा आपका कंपाउंड होगा जो आपने डिसॉल्व किया, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 1000। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा हुआ है। तो 5% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रोज इज यूज्ड इन ड्रिप्स। बहुत नहीं लगती ड्रिप्स के अंदर 5% मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेक्स्ट्रोज यूज होता है। 5% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन मींस 5 ग्राम्स ऑफ डेक्स्ट्रोज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इट इज मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में अगर आपके सोल्यूट के 5 ग्राम्स होंगे तो दैट इज 5% मास बाय वॉल्यूम। इट इज intravenously given to patients who is severely dehydrated or is unable to eat or is not allowed to eat। तो जब कहता है कि इट इज इंट्रावेनसली मतलब ये वेन्स में लगाया जाता है और बंदे की वेन्स के तरीके से बंदे के जिस्म में दाखिल किया जाता है, गिवन टू द पेशेंट हु इज सीवियरली डिहाइड्रेटेड, जिसको पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए,
और इनएबल टू ईट, जब वो खाने पीने के काबिल ना हो या उसको खाना पीना अलाउ ना किया गया हो। फिर जी ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या ओलिगोसैकेराइड्स की, लिखी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म 2 to monosaccharides are simple sugars are called oligosaccharides. Therefore, depending upon the number of monosaccharides, वहां पे कार्बन एटम्स की बेसिस पे किया था, यहाँ पे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स की वो तादाद जो आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलेंगे। Therefore, depending upon the number of monosaccharide units that are produced on hydrolysis, जो आपके oligosaccharides and they are further categorized into disaccharides, trisaccharides, tetra, ठीक है? तो they are further classified as disaccharides, trisaccharides, etc. Prefixes di, tri, tetra, penta, etc. indicate the number of monosaccharide units that are produced on hydrolysis. They are also white crystalline solids. They have sweet taste. They are soluble in water. कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। पहले सुक्रोज दे दिया, अब याद रखिएगा सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, और फिर गैलेक्टोज लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से, माल्टोज ग्लूकोज से। 3 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए डाइसैकेराइड्स। क्लासिफाई सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज एज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। तो आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, देखे ना, ग्लूकोज सिंपल है ना, ये डाइसैकेराइड है। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस पे आपको 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, तो डाइसैकेराइड है। लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस, और बाजी ग्लूकोज को छोड़ो, इसको कह रहे हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस किसकी हो रही है, सुक्रोज की। कितने मोनोसैकेराइड मिले, 2, तो ये डाइसैकेराइड है, ये भी डाइसैकेराइड है, ये भी डाइसैकेराइड है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस पे आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इस गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होगा, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है, मैं लैक्टोज की बात, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। रैफिनोज, ये इसका फार्मूला है, अब चेक करें। हाइड्रोलाइसिस एज फॉलोज, इज रैफिनोज डाइसैकेराइड, इट इज ट्राइसैकेराइड। 3 मिल रहे हैं रैफिनोज, आपको तो एक ट्राइसैकेराइड की एग्जांपल भी मिल गई। पॉलीसैकेराइड्स क्या जी, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म 100 to 1000 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। या फ्रॉम 100 to नहीं, फ्रॉम 10 to, कुछ ज्यादा ही कर गया हूं। ठीक है, फ्रॉम 10 to 100 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर्स आर कॉल्ड 100 या 1000 सॉरी 10 to 1000 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। ये 1000 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या जी, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। सेलुलोज कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बाकी खुराक के तौर पर भी यूज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स क्या जी, दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस का मतलब पाउडर फॉर्म में होता है। फिर दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इनका कोई जायका नहीं होता। एंड दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। बाकी जो थे वो